माइंड जोन एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि द रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ 3 किलोग्राम बॉडी फ्रॉम 0.75 मीटर पर सेकेंड टू 0.25 मीटर पर सेकेंड इन 0.02 सेकेंड विल बी। फाइंड हमने करना है कि कितनी रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक बॉडी की वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए। उस बॉडी का मैस है 3 किलोग्राम, तो वेलोसिटी कितनी रिड्यूस करनी है? 0.75 से 0.25। कितने टाइम में? 0.020 सेकेंड में। अब देखो बच्चे, हमारे पास यहां पर जो फोर्स है उसका फार्मूला आप सबको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, कि फोर्स इज इक्वल टू मैस टाइम एक्सेलेरेशन। अब मैस तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास एक्सेलेरेशन नहीं है। तो बताएं एक्सेलेरेशन कहां से फाइंड होगी? डाटा को देखें कि डाटा हमें गिवन क्या है। हमें जहां पर जो डाटा गिवन है उसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इसके अलावा हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो क्या है? एक्सेलेरेशन। इसके अलावा टाइम गिवन है। तो सिंपल सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लें, या फिर एक्सेलेरेशन को इवन यूज कर लें डायरेक्ट, कि एक्सेलेरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 0.25 माइनस 0.75, और टाइम क्या है? 0.02। ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। कितना नेगेटिव? 0.5। 0.5 को डिवाइड करना है 0.02 से। अब मैंने आप लोगों को स्टार्ट के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर दिए थे, तो डेसिमल्स के अंदर सॉल्व करने का मेथड बताया था, आप उसको यूज करें। अब 0.5 को क्या लिख सकते हो? 0.5 को लिख सकते हो 5 10 रेज टू पावर -1, और नीचे 0.02 को क्या लिख सकते हो? 2 10 रेज टू पावर -2। अब आपके पास सोल्यूशन आसान हो गया। 5 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 2.5। -2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? वो +2 हो जाएगा। तो -2.5 और -1 +2, ये आपके पास +1 हो जाएगा। -1 +2 क्या हो जाएगा? ये आपके पास +1 हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर -25 नहीं हो जाएगा? -25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बच्चे ने गलती की हुई थी, रीजन क्या है? कैलकुलेशन को जल्दी किया। तो क्या जरूरत है हमें कैलकुलेशन को जल्दी करने की? क्या सारे के सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं? नो, चंद एक होते हैं, तो उनको टाइम दें। अब आगे आपने क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। अब मैथ्स कितना है? मैथ्स आपके पास है 3, एक्सेलेरेशन क्या है? -25, और नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है। ऑप्शन में नेगेटिव नहीं लिखा होगा, क्यों? क्योंकि उसने मेंशन कर दिया रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करना है। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 75 न्यूटन। तो कई दफ़ा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जैसे कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम उसकी कैलकुलेशन के अंदर गलती करके अपने आंसर को गलत कर देते हैं। जैसे कैलकुलेशन के अंदर जब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, मुझे -7.5 आंसर भी मिल रहा है। कुछ बच्चे ने एक्सेलेरेशन को काउंट करके बताया, तो उस बच्चे ने एक्सेलेरेशन को काउंट करते हुए 0.025 को कैलकुलेट किया, तो रीज़न कैलकुलेशन की गलती है। बिल्कुल इसको आप कर सकते हो F इज इक्वल टू एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी से, एक ही बात है, क्योंकि एक्सेलेरेशन की जब वैल्यू पुट करोगे तभी यही बनेगा, एम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। बात तो एक ही है, कैलकुलेशन तो यही करनी है ना, उसमें डिफरेंस तो कुछ भी नहीं आएगा। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि व्हाट इज फोर्स। हमने ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया उससे हमें क्या पता चला कि फोर्स का रोल क्या है। ऊपर हमें जो क्वेश्चन किया उससे हमें फोर्स का जो रोल है वो ये पता चला कि फोर्स का रोल यहाँ पर एक बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, एक बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है। तो जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, यही फोर्स की डेफिनेशन है, इट इज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस और स्टॉप मोशन। कि फोर्स हमारे पास क्या है? ये टेंडेंसी है, सलाहियत है, किस चीज की? या तो मोशन को प्रोड्यूस करने की, टू प्रोड्यूस मोशन, और स्टॉप मोशन। जब हम कहते हैं कि पुश एंड पुल, हमारे पास क्या है? ये फोर्स है। तो बेसिक उस पुश एंड पुल का मतलब क्या है? उस पुश एंड पुल का मतलब ये है कि अगर आप एक बॉडी रेस्ट पर है, उसको पुश करेंगे, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, आप उसको पुल करेंगे, बॉडी को आप रोकने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस और स्टॉप मोशन। इसके अलावा हम डिफाइन कैसे करते हैं फोर्स को? कि फोर्स इज द एक्सटर्नल इफेक्ट। अब ये फोर्स एक्सटर्नल इफेक्ट है जो कई रीजंस की वजह से हो सकता है।
वेट की वजह से हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है। तो इट इज अ एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो क्या करेगा, विच विल चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, जो हमारे पास उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये दो तरह से मैंने फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स हमारे पास क्या है। अब मैथमेटिकली अगर बात करें कि फोर्स को मैथमेटिकली हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स का सबसे जो बेसिक फार्मूला है वो मास टाइम एक्सेलेरेशन है। इसमें वेक्टर साइन जब लगाएंगे तो फोर्स पे लगाएंगे और एक्सेलेरेशन पे लगाएंगे, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वो सेम है। फिर इसके अलावा एक्सेलेरेशन की जगह आप डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी भी लिख सकते हो। यहां से हम कहेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज के अलॉन्ग है। और थर्ड वन, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें मोमेंटम आता है, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपके पास तीन फार्मूलाज, जो सबसे बेसिक फार्मूलाज फोर्स के यूज होते हैं, बाकी तो कई हैं। और आप फोर्स सेंट्रीपिटल को देखते हो, फोर्स ग्रेविटेशनल को देखते हो, मैग्नेटिक को देखते हो, फ्रिक्शन को देखते हो, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेट है, तो फिर फार्मूलाज चेंज होते रहेंगे, लेकिन सबसे बेसिक जो फार्मूलाज हैं वो ये तीन है। तो डेटा के मुताबिक हम इन फार्मूलाज को यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। डायरेक्शन की बात करते हैं। ऊपर फार्मूला से आप इजीली डायरेक्शन बता सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, जिस तरफ बॉडी एक्सेलेरेट करेगी, जिस तरफ वेलोसिटी चेंज होगी, जिस तरफ मोमेंटम चेंज होगा। अगर ये तीनों ऑप्शंस गिवन हो तो तीनों ऑप्शंस आपके पास करेक्ट हैं। तो क्या है डायरेक्शन? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, जिस तरफ एक्सेलेरेशन होगी। तो मुझे बताइएगा, जब एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं और बॉडी एक हाइट को अटेन करने के बाद दोबारा ग्राउंड की तरफ आती है, तो बॉडी की एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ओवरऑल फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? वो भी डाउनवर्ड ही होगी। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज, इसको कहा जाएगा कि किसकी डायरेक्शन में है। क्या ये कहना ठीक होगा कि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है? क्या ये कहना ठीक होगा कि फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है? आंसर होगा नो, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस तरफ वेलोसिटी में चेंज आएगा उस तरफ एक्सेलेरेशन होती है, तो उसी तरफ फोर्स भी अप्लाई हो रही होती है। और थर्ड वन, अगर कहीं पर लिखा हो कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो फिर ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि जिस तरफ मोमेंटम का चेंज है उसी तरफ वेलोसिटी का चेंज है, उसी तरफ एक्सेलेरेशन है, क्योंकि फोर्स चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यूनिट आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन। और न्यूटन किसके इक्वल होता है? न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो जो इसका एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, लेकिन जब हम बात करते हैं एसआई बेस यूनिट, तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। ये एमकेएस सिस्टम के अंदर यूनिट है। व्हाट इज एमकेएस? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जहां लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड यूज हो। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बताओ सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? एंड व्हाट इज सीजीएस? सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। जब बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो डाउनवर्ड ही होगी फोर्स, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलेरेट कर रही होती है। जिस तरफ बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन। तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट हमारे पास है दैट इज डाइन। और डाइन में क्या होगा? किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा। ये डाइन की वैल्यू है। फिर इनकी कई दफ़ा हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है। कन्वर्जन क्या होती है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन है। तो ये अब आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए कि जब न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब 1 न्यूटन में क्या कितने डाइन हैं
इसका डायरेक्ट आंसर कई बच्चों को याद होता है, अच्छी बात है, और हमें डायरेक्ट ही याद रखना है, वो 10⁵ टाइम्स है। माइंड में आता है कैसे, तो बच्चे कन्वर्जन, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन पता है आपको क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बच्चों को कन्वर्जन बड़ी मुश्किल लगती है, कुछ भी नहीं है कन्वर्जन। किलोग्राम की जगह ग्राम है, तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। मीटर की जगह सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 3 + 2 5 वैल्यू आ गई। तो ये आपको कन्वर्जन याद रखनी है। फिर इसके रिवर्स कन्वर्जन भी ऑब्वियसली आप यूज़ करनी पड़ सकती है कि फोर्स अगर डाइन में गिवन हो तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5। तो इसको भी याद रखिएगा। कन्वर्जन दोनों आपके पास इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में फोर्स डायरेक्टली न्यूटन में ना गिवन हो तो फिर हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी और फिर ही उसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर अमूमन एक बच्चों का क्वेश्चन होता है कि आपने एमके सिस्टम बता दिया, सीजीएस सिस्टम बता दिया, एक सिस्टम और भी तो है, और वो है एफपीएस सिस्टम। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। तो जो एफपीएस सिस्टम है इसमें फोर्स का यूनिट क्या है, एफपीएस में एफ फुट के लिए होता है, पी पाउंड के लिए होता है और एस सेकंड के लिए होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट आमतौर पे हमारे एफएससी लेवल पे यूज़ नहीं होता, लेकिन एज ए इंफॉर्मेशन हमें पता हो कि एफपीएस सिस्टम के अंदर पाउंड मैस और पाउंड फोर्स दोनों का यूनिट होता है। पाउंड मैस का यूनिट भी होता है, पाउंड फोर्स का यूनिट भी होता है। तो जब आपने पाउंड फोर्स के लिए लिखना होता है तो आप कई दफ़ा नीचे एफ लिख देते हो, तो ये पाउंड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 पाउंड फोर्स किसके इक्वल है, 1 पाउंड फोर्स 4.44 न्यूटन के इक्वल होती है। और अगर ये पाउंड मैस के लिए यूज हो, इसमें अमूमन कई दफ़ा एम नहीं लिखा जाता, तो फिर उसकी कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए कि ये 0.45 किलोग्राम के इक्वल है। और वैसे अमूमन 1 किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करें तो ये 2.2 पाउंड होता है। तो इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड फोर्स, ये सिंपल पाउंड, एंड दैट इज इक्वल टू 4.44 न्यूटन। कन्वर्जन का भी हो तो आपको आइडिया होना चाहिए। साइन कन्वेंशन, फोर्स कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, कब फोर्स पॉजिटिव ली जाती है कब नेगेटिव ली जाती है। अब ये वो फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है जैसे ऊपर क्वेश्चन में था कि रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव है, और ऊपर एक बच्चे का क्वेश्चन था कि रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव है तो ऑप्शन के अंदर नेगेटिव को टिक करना है, पॉजिटिव को। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं होती। ये छोटी छोटी बातें आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता। जब उसने मेंशन कर दिया कि फोर्स रिटार्डिंग है तो फिर नीचे नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन के अंदर फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव फोर्स बिल्कुल रिपल्सिव फोर्स को लिया जाता है कि जहां पर भी आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगी, जैसे सिमिलर चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है तो रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव ली जाती है, ये कन्वेंशन है। और जो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है उसको नेगेटिव लिया जाता है। एग्जाम्पल आप चार्जेस के हवाले से याद रख सकते हैं कि जब आपके पास लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन है, तो जब यहाँ पर आप कूलम्स लॉ लिखोगे कि अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2, तो कूलम्स लॉ के अंदर आपको नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। और यहाँ जो नेगेटिव साइन आप लगा रहे हो ये रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सिव नेचर है। और फोर्स अट्रैक्टिव, जब आपके पास सिमिलर चार्जेस होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपके पास पहले में पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। रिपल्शन के लिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, और अट्रैक्शन के लिए साइन क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। इसमें एक और एग्जांपल भी आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि अगर अर्थ का मैस m है और उसके ऊपर हमारे पास एक और बॉडी अवेलेबल है जिसका मैस स्मॉल m, तो इन दोनों के दरमियान जब ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। यह आप लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी। तो नेगेटिव साइन लगाने की यहाँ रीज़न अब आपको पता है कि ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, बाय नेचर ये अट्रैक्टिव है। तो ये भी एक कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास फोर्स पॉजिटिव और फोर्स नेगेटिव कब होती है, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो कहीं पर भी आपको पता है कि फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, आप वहाँ से
इस साइन को डिस्कस कर सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कुछ क्वेश्चंस फोर्स के हवाले से। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमें पता है कि फोर्स का किसी बॉडी पे इफेक्ट ये है कि फोर्स उस बॉडी में एक्सेलेशन को प्रोड्यूस करेगी। देखिए कुछ बातें और भी हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। किन चीज़ों से रिलेटेड पूछ सकता है? वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक टेबल की फॉर्म में इन चीज़ों को लिख देता हूँ और फिर उनके आंसर्स को लिखते हैं। तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है? वेलोसिटी के बारे में, कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है और उस पर फोर्स अप्लाई हो तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्सेलेशन के बारे में, क्या उसकी एक्सेलेशन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। इसके अलावा वर्क के बारे में, कि वर्क डन पॉजिटिव है या वर्क डन नेगेटिव है। और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब फोर्स ऐसी बॉडी पे लगे जो बॉडी रेस्ट पर है, कि गाड़ी रेस्ट पोजीशन में थी, आपने फोर्स अप्लाई की, जैसे गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट करते हैं और एक्सेलेटर को प्रेस करते हैं तो गाड़ी पे फोर्स अप्लाई हुई एंड कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो बताएं वेलोसिटी क्या होगी उस गाड़ी की, कि वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? आपका आंसर होगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। व्हाट अबाउट एक्सेलेशन? आपका आंसर होगा कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो उसकी एक्सेलेशन हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक्सेलेशन पॉजिटिव होगी। व्हाट अबाउट वर्क डन? क्या वर्क डन पॉजिटिव या वर्क डन नेगेटिव? क्या वर्क डन पॉजिटिव या वर्क डन नेगेटिव? वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जब 0 डिग्री होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्या इस एग्जाम्पल में कोई ऐसी फोर्स है जिसका वर्क डन नेगेटिव है? क्या इस एग्जाम्पल में कोई ऐसी फोर्स है जिसका वर्क डन नेगेटिव है? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन उसकी मोशन के ऑपोजिट होगी, उसका वर्क डन नेगेटिव आएगा। काइनेटिक एनर्जी, नजर आ रहा है आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। ये आपके पास पहले केस के रिजल्ट आ गए कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो क्या होगा, वेलोसिटी, एक्सेलेशन, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाए दूसरी तरफ, सेकंड, अगर फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगी, वो डाउनवर्ड होगी। यहां पर एक बच्चा कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर देगी। बच्चे ग्राउंड पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गई? एक गाड़ी रोड पे मूव कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है? पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। तो ऐसी गलती ना करें कि आप जबरदस्ती थोड़ी बनाना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। कॉन्सेप्ट्स को ठीक करना है। सेकंड केस, अगर फोर्स अप्लाई हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या, गाड़ी मूव कर रही है और जिस तरफ मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई कर दी। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, अगर उसी डायरेक्शन में आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो ये फोर्स उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज ही करेगी ना। इसका मतलब फोर्स अब भी जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है उसके अलोंग है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब ये है कि अब भी थीटा 0 डिग्री है, किसके दरमियान, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब भी आपके आंसर क्या होंगे, वो सेम होंगे। वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। सेम आंसर। थर्ड, रेस्ट में वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर रही है बच्चे? बड़ा सिंपल सा आंसर है। गाड़ी रुकी हुई है, क्या गाड़ी को कोई धक्का लगाए तो गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती? या गाड़ी को आप स्टार्ट करके एक्सेलेटर को प्रेस करो तो गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती? इंक्रीज ही करेगी, डिक्रीज थोड़ी करेगी। गाड़ी चलना शुरू कर दे तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है ना, कम तो नहीं होती। मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपके माइंड में कोई और है और आप उसको मिक्स कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है उसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होती है। अगर फोर्स अप्लाई हो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
इसका मतलब यह है कि फोर्स बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपने फोर्स उस पर लगाई उसकी मोशन के अगेंस्ट। अब डिस्प्लेसमेंट तो गाड़ी की फॉरवर्ड है, लेकिन आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हो। अब आप क्या कहोगे इन तमाम फैक्टर्स के बारे में? अब आपके पास जो आंसर होंगे वो ये होगा कि अब हमारे पास उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। अब वेलोसिटी का आंसर चेंज हो गया, अब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, वेलोसिटी कम हो रही है। अब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नहीं होगी, एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी। और अब वर्क डन भी पॉजिटिव नहीं होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये अब आपके पास आंसर सारे के सारे रिवर्स हो गए। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर लाजमी नहीं है कि वो यूं ही पूछे कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है। वो यूं भी कह सकता है कि इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, और इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। तो जब आपके एंगल चेंज हो रहा है तो आपके पास फोर्स का उस बॉडी पे जो इफेक्ट है वो भी चेंज हो रहा है। अब आगे नेक्स्ट, अगर फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो किसी एंगल पे एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, तब क्या होगा? इसमें हम एग्जांपल जो लेंगे वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल को लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में फोर्स का जो एंगल होता है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो लेट्स से एक बॉडी सर्कल मूव कर रही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कहाँ होती है? जब बॉडी सर्कल मूव करे, जब बॉडी सर्कल मूव करे तो उसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। फोर्स कहाँ लग रही है? इस पे लग रही है सेंटीपिटल फोर्स, तभी तो सेंटर में सर्कल में बॉडी मूव कर रही है। तो ये अब इसकी फोर्स की डायरेक्शन, यही एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो सेंटीपिटल है। अब मुझे बताएं यहां पर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगल इज 90। तो यहां मैं कंडीशन लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताएं कि हमारे पास ये जो इफेक्ट है वेलोसिटी के ऊपर, एक्सेलेरेशन के ऊपर, वर्क के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ये क्या होगा? अब इस चीज को आप थोड़ा डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करोगे। बिल्कुल, बी में एंगल आपका 180 डिग्री होगा। शुक्रिया। अब इसमें बचे हमारे पास आंसर क्या होगा? इसमें आप वेलोसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें ओवरऑल बेसिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। इसमें वेलोसिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखोगे वो क्या कहोगे? डायरेक्शन विल चेंज। हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज होगी। फर्स्ट करो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस फोर्स का जो रोल है वो सिर्फ क्या है? उसकी सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है। एक्सेलेरेशन के बारे में क्या कहेंगे? एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी और वो नॉन जीरो होगी। हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। व्हाट अबाउट वर्क डन? अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन आप क्या लिखते हैं? क्या वर्क डन होगा? क्या वर्क डन होगा? आंसर है जीरो। हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स का वर्क डन नहीं होता, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो। और क्यों जीरो? क्योंकि एंगल 90 है, तो 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या आती है? वो 90 पे जीरो। कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन जीरो। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी? तो बच्चा आंसर है जब वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है। और ये हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स होती है, और जब वर्क जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। हम आगे पढ़ेंगे भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब आपकी वर्क डन की वैल्यू जीरो तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो। और जब किसी चीज़ का चेंज जीरो होता है इसका मतलब उसकी वैल्यू वो कांस्टेंट होती है। क्लियर? सर्कल के हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट पर एक ही होगा। क्योंकि टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे और जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो।
तो एक पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा, दो टेंजेंट नहीं हो सकता। और यहां पर कई बच्चों का फिर एक क्वेश्चन होता है कि अगर ये एंगल 0 डिग्री ना हो, अगर ये एंगल 0 डिग्री ना हो, क्या हो? अगर फर्ज करो एंगल आपके पास 0 से ग्रेटर 90 से लेसर हो, या 90 से ग्रेटर 180 से लेसर हो। अब इन एंगल्स के नाम भी आपको पता है कि अगर आपको कहा जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो एक्यूट है। अब हमने 0 की बात कर ली, 180 की बात कर ली, 90 की बात कर ली, लेकिन अगर एंगल इनके अलावा हो, एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर बच्चे ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केसेस होते हैं। फिर बॉडी हमारे पास सर्कल मूव नहीं करती। ऐसे केसेस में हम ये याद रखते हैं कि बॉडी का जो पाथ होता है वो हेलिकल होता है। ये हम आगे सेकेंड ईयर के जब यूनिट पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड में ये बात करेंगे। तो फिर हेलिकल पाथ बनता है, हेलिकल पाथ। फिर आपका पाथ सर्कुलर नहीं होगा, एलिप्टिकल शेप के होंगे। इसमें आप यूं डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि हमारे पास अगर ये बॉडी की वेलोसिटी है या उसकी डिस्प्लेसमेंट है और ये उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, लाइक दिस। तो ये एंगल क्या है? ये एक्यूट एंगल है, ये 0 और 90 के दरमियान है। तो इस केस में हमारे पास क्या आंसर होगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है, वर्क डन इसमें भी जीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट लिया जाता है। तो इसके आंसर वही है, लेकिन जो शेप है वो सर्कुलर नहीं है। तो 90 डिग्री के ऊपर जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, लेकिन 90 के अलावा जो एंगल होगा उस पर सर्कुलर नहीं होती। मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन की ऑब्वियसली सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। अब क्वेश्चन आपके पास फोर्स से रिलेटेड, एक इंक्लाइन प्लेन है जो इंक्लाइंड है किस एंगल पे? थीटा पे। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन? तो उस पर जो ब्लॉक पड़ा हुआ है अगर वो स्लाइड करके डाउनवर्ड आ रहा है तो उस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक? इसमें वेक्टर्स यूज होंगे तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आई होप जो वेक्टर्स के लेक्चर आपने देखे होंगे, अब रिजॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा कि एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक यहाँ पर क्या है। जी बच्चे, मैंने आपको टाइम दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई ज़रूर की होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आप लोगों के पास देखें इंक्लाइन प्लेन है। अब कैसे रिजॉल्व करना है ये देखिएगा, और अगर रेजोल्यूशन में इशू है मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि लेक्चर को देखें जो वेक्टर्स के हैं और अपने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स बेहतर करें। ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास m है, और ये हमारे पास जो एंगल है थीटा। सबसे पहले जब आपने रेजोल्यूशन करनी होती है तो आपने ये देखना होता है कि कौन कौन सी फोर्सेस उस बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ मैं अगर फोर्सेस की बात करूँ तो इस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, एक इसका अपना वेट है, दैट इज mg। फोर्स क्या है? mg। कहीं पर इंक्लाइन प्लेन की रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही, फ्रिक्शन को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन की बात हो तो फ्रिक्शन कहाँ अप्लाई होगी? अगर वो इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शन उसकी मोशन के ऑपोजिट होगी। मैं उसका केस भी आपको इसके साथ ही समझाऊंगा कि अगर फ्रिक्शन हो तो फिर क्या हमारा आंसर सेम होगा या आंसर डिफरेंट होगा? फिर ऑब्वियसली आंसर हमारे पास डिफरेंट होगा। इसके अलावा कोई फोर्स जो इस इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी पर अप्लाई हो रही है, इसके अलावा कौन सी फोर्स है जो बॉडी पे इस इंक्लाइन प्लेन पे अप्लाई हो रही है? आंसर होगा रिएक्शन फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में ये पता होना चाहिए आपको, मैट्रिक में पढ़ते हो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आपको चाहिए क्या? जो चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए एक्सेलेरेशन। और आपको पता है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैंने ये एरो लगाया। तो आपको बेसिकली इस डायरेक्शन पे लगने वाली नेट फोर्सेस चाहिए, क्योंकि जब आप नेट फोर्सेस फाइंड कर लोगे आप एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट कर लोगे। अब आए रेजोल्यूशन की तरफ। अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके मुताबिक अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल आपके पास थीटा है, अब वो थीटा फर्स्ट करो 30 है, तो ये आपके पास एंगल भी थीटा 30 डिग्री होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स ड्रॉ किए जाते हैं। अब आपने वेट को रिजॉल्व करना है।
जब वेट को रिजॉल्व करने के लिए आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ये आएगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, इसको आप बोलोगे एम जी कॉज ऑफ थीटा, और एक ये कंपोनेंट आएगा, इसको क्या बोलोगे, एम जी साइन ऑफ थीटा। अब आपने जब वेट को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो आपको डायग्राम बनाते साथ ही समझ आ गई कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है। कैसे पता चलता है बैलेंस हो रहा है? जब दो फोर्सेस एक लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड है, एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब इनकी वजह से तो बॉडी नीचे नहीं आ रही ना, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ लग नहीं रहे। अब जरा डायग्राम को देख के मुझे बताएं कि वेट का कौन सा कंपोनेंट है जो उसको डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करवा रहा है, जो नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। एम जी कॉस थीटा तो निकल गया, तो आपका आंसर क्या होगा कि एक ही कंपोनेंट भी बच गया, और वो कौन सा है, एम जी साइन थीटा। तो हमारा जो आंसर होगा इस केस में वो क्या होगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्या ये आंसर करेक्ट है? क्या ये आंसर करेक्ट है? आंसर होगा नो। एम जी साइन थीटा एक्सेलेरेशन नहीं है, एम जी साइन थीटा फोर्स है। तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मैथ से। एम कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल बी जी साइन थीटा। और क्या नेगेटिव साइन लगाना करेक्ट होगा? आंसर होगा यस, क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो यह नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये करेक्ट होगा। तो मैंने मैथ्स के साथ क्यों डिवाइड किया, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज फोर्स ओवर मैथ। तो ये जो एम जी साइन थीटा है ये बेसिकली फोर्स है, तो इस फोर्स को मैथ से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड होगी। दोबारा देखें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने नॉर्मल डायरेक्शन के साथ इस वेट के एंगल को डिफाइन कर दिया कि ये एंगल थीटा। उसके बाद एम जी को रिजॉल्व करने के लिए आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो एम जी के दो कंपोनेंट्स आपके पास बने, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो हमेशा आपके पास अलोंग बेस होगा एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ भी किया वो एम जी साइन थीटा। डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि एम जी कॉस थीटा नॉर्मल डायरेक्शन के साथ बैलेंस हो रहा है, तो वाहिद फोर्स जो डाउनवर्ड लग रही है वो कौन सी है, वो वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। अब अगर यहां फ्रिक्शन होती तो क्या होता, अगर यहां फ्रिक्शन होती तो क्या होता, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रेजिस्ट करता है। तो बॉडी अगर डाउनवर्ड जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ है, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड है। ये जो फोर्स मैंने यहां पर मेंशन की एफ, ये कौन सी फोर्स है, ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है। अब मुझे बताएं कि बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, अब बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स किसके इक्वल है। नॉर्मल डायरेक्शन को रिजॉल्व क्यों करना है बच्चे, नॉर्मल डायरेक्शन तो आपकी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, कोई एंगल थीटा होगा तो रिजॉल्व करेंगे ना। तो या तो आप वेट को रिजॉल्व कर लो या नॉर्मल डायरेक्शन को, किसी एक को रिजॉल्व करेंगे। तो हमने वेट को नॉर्मल डायरेक्शन के एतबार से रिजॉल्व कर लिया, नॉर्मल डायरेक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब नेट फोर्स क्या होगी, अब बच्चे देखो, जो आपके पास एम जी साइन थीटा है वो डाउनवर्ड है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड है। तो अब आपकी जो नेट फोर्स होगी वो आएगी इन दोनों का डिफरेंस। तो फिर आप एम जी साइन थीटा में से फ्रिक्शनल फोर्स का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आएगा क्योंकि एक फोर्स डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। अब आप सब लोगों ने मैट्रिक में और सिंध वालों ने एफएससी में फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये एक सेपरेट भी मैं लेक्चर इस पे करूंगा फ्रिक्शन का। ये होता है म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन, एन क्या है नॉर्मल डायरेक्शन, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मुझे बताएं डायग्राम में देखकर कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो किसके इक्वल है, नॉर्मल डायरेक्शन एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। तो आपका आंसर आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉज ऑफ थीटा। अब आपको चाहिए एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन के लिए क्या करोगे, आप फोर्स को मैस से डिवाइड कर दोगे, तो नीचे मैस कॉमन लोगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉज ऑफ थीटा, ये इसका आंसर होगा। म्यू की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है,
तो आपको जो गिवन होगी, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो उसको पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन के हवाले से आंसर बताया। नॉर्मली फ्रिक्शन का जिक्र नहीं होता, लेकिन सिंध के अंदर फ्रिक्शन का टॉपिक सेपरेट टॉपिक होता है, तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रिक्शन अगर होगी तो फिर हम इसे इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में सीखी। नंबर 1 कि हमेशा वेट का नॉर्मल डायरेक्शन के साथ एंगल कितना होगा जितना उसे इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। नंबर 1। नंबर 2, जब वेट को रिजॉल्व करेंगे, वेट के दो कंपोनेंट्स, उनमें से जो एक कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन के साथ बैलेंस हो रहा होगा क्योंकि उसकी लाइन में है, और वो कौन सा है इस केस में, mg cos थीटा। तो n इक्वल टू mg cos थीटा आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, वाहिद वेट का कंपोनेंट जो बॉडी को नीचे की तरफ लेकर आ रहा है वो कौन सा होगा, mg sin थीटा होगा। और अगर फ्रिक्शन होगी तो फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को पुट करके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा। देखो, जब कोई चीज़ बैलेंस करे तो बॉडी मूव ना करे। क्या इंक्लाइन प्लेन पे जब बॉडी को रखा हुआ है तो बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ या इंक्लाइन प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है? नो। इसका मतलब वो फोर्सेस बैलेंस है। लेकिन अगर उस इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये अनबैलेंसिंग फोर्स है। आप सबको ये कॉन्सेप्ट पता है कि बैलेंसिंग फोर्स और अनबैलेंसिंग फोर्स कौन सी हैं? बैलेंसिंग फोर्स और अनबैलेंसिंग फोर्स ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। इसकी सबसे मैं सिंपल एग्जांपल बच्चों को समझाने के लिए उनके टॉपिक से ही देता हूँ कि जब आपके पास पेंडुलम या कोई मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होता है, तो मेन पोजीशन के ऊपर जब वो बॉडी होती है तो उसका वेट उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसके साथ बैलेंस हो रहा होता है, तभी वो रेस्ट पे रहता है। लेकिन जब आप उस पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाते हो तो फिर तो वो बॉडी रेस्ट पे नहीं रहती। फिर होता यह है कि फिर उसके वेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे भी जाकर आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि एक उसका कंपोनेंट आपके पास mg cos थीटा और एक कंपोनेंट उसका mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि तब आपको उस वेट को रिजॉल्व करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टेंशन। तो जब आप वेट को रिजॉल्व करते हो विद रिस्पेक्ट टू टेंशन, तो ये आपके पास mg cos थीटा जो टेंशन के साथ बैलेंस हो रहा है क्योंकि एक लाइन में है, और ये वेट का दूसरा कंपोनेंट है जो बैलेंस नहीं हो रहा, दिस वन, और ये है mg sin थीटा। तो कौन है इनमें से बैलेंसिंग और कौन है इनमें से अनबैलेंसिंग? बैलेंस हो रहा है mg cos थीटा। किसके साथ बैलेंस हो रहा है? टेंशन के साथ, क्योंकि उस डायरेक्शन में बॉडी में मोशन नहीं है। लेकिन जो mg sin थीटा है वो बैलेंस नहीं हो रहा, तभी वो बॉडी को एक्सेलेरेट करवा रहा है और बॉडी मूव कर रही है, और इस फोर्स का नाम क्या होगा? वो रीस्टोरिंग फोर्स होगा। क्लियर? नेगेटिव साइन बचे, ऑब्वियसली आपके पास लिखा जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब नेगेटिव साइन इसको लिखें तो ओवरऑल जो एक्सेलेरेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शन में नेगेटिव साइन है या फिर नहीं है।